नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं एक थोड़े से अंतराल के बाद। थोड़ा तबीयत ने साथ नहीं दिया। चलिए बात से स्टार्ट करते हैं और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस पर चर्चा करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इनसे आते हैं पीजीटी में, तो आप ध्यान से इसको स्टडी करें। चैप्टर दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स अब तक खोजे गए 125 तत्वों में से लगभग 60 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एलिमेंट्स मीन्स तत्व आप कह लीजिए, एलिमेंट कह लीजिए, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी मिनरल्स होते हैं। जनरली इनको मिनरल कहा क्यों जाता है? मिनरल्स इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोस्टली मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं, खोद कर निकाले जाते हैं, खानों में मौजूद हैं, इसलिए इनको माइंस में मौजूद हैं, इसलिए इनको हमने मिनरल कहा। अब ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो चाहे एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, दोनों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले ये एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये प्लांट की लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसका एक ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे कि किस किस स्टेप पर कहाँ कहाँ हैं और इनकी क्या क्या कैटेगरी है और किस तरीके से ये यूज हो रहे हैं प्लांट की बॉडी में। आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स में मिनरल्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन के फॉर्म में पौधों में एब्जॉर्ब होते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम लोग इस बात को चर्चा इसकी कर चुके हैं, इसका डिस्कशन हो चुका है, राइट। अब हमें ये बात करनी है कि ये जो मिनरल्स हैं ये कितने हैं, किस किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है और इनका प्लांट की बॉडी में यूज क्या होता है। तो ध्यान रहे कि मिनरल्स, सबसे पहले तो आप यही समझ लें कि मिनरल पौधे और एनिमल दोनों के जीवन में आवश्यक हैं, ठीक। एनिमल को कैसे प्राप्त होते हैं? एनिमल जब इन प्लांट्स पर फीड करते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर फीड करते हैं, तो प्लांट की बॉडी में मौजूद जो मिनरल होता है वो भोजन के रूप में जंतुओं के शरीर के अंदर पहुंच जाता है। दूसरा, जंतुओं के शरीर के अंदर यानी एनिमल्स की बॉडी में पहुंचने का दूसरा मार्ग क्या होता है? दूसरा तरीका होता है जो हम पानी पीते हैं, मिनरल वाटर लेते हैं ना, मिनरल वाटर बिस्लरी लेते हैं और ये सब, तो उसमें मिनरल्स की मात्रा होती है, एक निश्चित डिजायर्ड अमाउंट में होती है। तो हमको मिनरल यानी कि एनिमल्स को मिनरल पौधों के शरीर से प्राप्त हो सकते हैं भोजन करके, या फिर हमको पानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो दो सोर्सेज हैं एनिमल की बॉडी में मिनरल के प्राप्त होने का। और पौधे मिनरल को कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये मिट्टी से, सॉयल सॉल्यूशन से जब वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो उसी पानी के साथ ये जो मिनरल्स होते हैं ये आयनिक फॉर्म में पौधों के शरीर के अंदर आ जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब हमें ये चर्चा करनी है कि ये जो मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं पौधों में, ये बेसिकली दो कैटेगरी में आते हैं। इनमें से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन हमें यहाँ पर यही करना है कि पौधों के शरीर के अंदर ये जो मिनरल्स आते हैं ये किस कैटेगरी में होते हैं? बेसिकली दो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इनमें से एक मैक्रो कैटेगरी होती है, मैक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो हियर ऑन द बोर्ड यू कैन सी हियर दैट द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर लिस्टेड हियर। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल कुल मिलाकर के 9 ऐसे होते हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इनमें ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। तो ये सभी 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। These all are known as 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। संख्या इनकी कितनी है? 9। इनकी मात्रा ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट के जीवन में, और वो कंसंट्रेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंसंट्रेशन कितना चाहिए? ग्रेटर देन 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल से ज़्यादा मात्रा में अगर कोई भी मिनरल प्रति किलोग्राम ड्राई मैटर प्लांट का अगर पाया जाए, यानी कि पौधे के शरीर का जो वजन है उसके ड्राई मैटर यानी कि 1 किलोग्राम में, पौधे के 1 किलोग्राम वजन में ड्राई मैटर में अगर किसी भी मिनरल का कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल से ज़्यादा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये आप क्लियर हो गया होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं
जिनकी हमको ज़रूरत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है इस कंसंट्रेशन के हिसाब से कि ग्रेटर दैन 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम ड्राई मैटर ऑफ द प्लांट बॉडी। और इस कैटेगरी में जो मिनरल्स आते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। आपसे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि इनमें से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। आपको इसे याद करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। दूसरा, अगर उस डिजायर्ड कंसंट्रेशन से कम मात्रा में है, कंसंट्रेशन लेस दैन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, तो फिर ऐसे को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान रहे, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसमें आयरन है, मैग्नीज है, Mn स्टैंड्स फॉर मैग्नीज, कापर Cu तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान B फॉर बोरान, Cl फॉर क्लोरीन एंड Ni स्टैंड्स फॉर निकल। यह जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही ट्रेस में ज़रूरी होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। पौधों को इनकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो कंसंट्रेशन लेस दैन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, और इसमें आते हैं आयरन, मैग्नीज, कापर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन एंड निकल। तो इस तरीके से अब तक के डिस्कशन में दो बातें आपको क्लियर हो गई। एक, बिना मिनरल के प्लांट की लाइफ नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म का ये हिस्सा होते हैं मिनरल्स। दूसरा काम, पौधे इनको मिट्टी से प्राप्त करते हैं, मिनरल हवा से नहीं प्राप्त होते, ज़मीन से प्राप्त होते हैं, खानों में मौजूद होते हैं, माइंस में, इसीलिए इनका नाम पड़ा मिनरल्स। एक एस्टीमेट के अनुसार अगर देखा जाए तो जो भी एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर है वो सारे के सारे धरती में मौजूद हैं, अर्थ के क्रोड में, इसीलिए इनको मिनरल्स कहा गया है। प्राप्त करने का तरीका, पौधे ज़मीन में सॉयल सॉल्यूशन से मिनरल्स को उनके आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग पौधों से प्राप्त करते हैं जब उन पर फीड करते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो पौधों के शरीर का मिनरल एनिमल्स की बॉडी में आ जाता है, हर्बीवोरस एनिमल में। हर्बीवोरस एनिमल को कार्निवोरस एनिमल खा लेते हैं तो भोजन के द्वारा मिनरल का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, फ्लो होता रहता है ट्रैफिक लेवल पर। और दूसरा तरीका ये है कि जब हम पानी पीते हैं तो पानी में डिज़ोल्व स्टेट में मिनरल हमारी बॉडी में आते हैं। चूँकि बात यहाँ पर प्लांट्स की हो रही है तो पौधों के शरीर में रिक्वायरमेंट के अनुसार ये जो मिनरल्स हैं ये दो कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर मेंशन की गई है कि कौन से मैक्रो होते हैं, कौन से माइक्रो। और मैक्रो और माइक्रो को क्लैसिफाई करने का जो ग्राउंड होता है, जो क्राइटेरिया होती है, वो ये लिखा गया है कि कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल से अगर ज़्यादा है प्रति किलोग्राम ड्राई मैटर ऑफ द प्लांट, देन इट इज़ कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड दीज आर टोटल 9 इन नंबर्स मेंशन्ड हियर। और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिलाकर के ये 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सभी मिनरल्स पौधों के जीवन में आवश्यक हैं। ये जानकारी कैसे हुई? हाउ इट वाज अंडरस्टूड दैट दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट्स। हमारी बॉडी में, प्लांट्स के शरीर में ये मिनरल कैसे ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं, कैसे ये पता चला कि ये ज़रूरी ही है? तो इसको जानने के लिए 1860 में जूलियन वॉन सॉस नाम के साइंटिस्ट ने आए। इसको मिटा देंगे, नोट कर लिया होगा। ये माइक्रो और मैक्रो, इनकी लिस्ट आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये परीक्षा में आता है कि इनमें से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट है और कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। लिख लिया होगा, मिटा रहे हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे अब चर्चा करने चल रहे हैं कि कैसे ये पता चला कि कोई भी मिनरल प्लांट की बॉडी के लिए आवश्यक है। तो इसको जानने के लिए हम एक टेक्निक्स यहाँ पर इजाद करते हैं। ये साइंटिस्ट ने इजाद दिया था 1860 में, इन 1860। साइंटिस्ट का नाम था जूलियन वॉन सॉस। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टेक्निक इजाद किया था और इस टेक्निक का नाम था हाइड्रोपोनिक्स। हम इसे सॉल्यूशन कल्चर भी कहते हैं।
अक्सर आप किसी अपने मित्र के घर गए हों तो उसके ड्राइंग रूम में देखा होगा कि बोतल में कोई जैसे मनी प्लांट है लगाया गया है, उसमें लिक्विड भरा गया है, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ तत्व हैं, घोले गए हैं, सॉल्यूशन बनाया गया है मिनरल्स का। तो अगर मिनरल को, कोई ज़रूरी नहीं है कि पौधा मिट्टी में ही ग्रो करे, वो पानी में भी ग्रो कर सकता है, बस ज़रूरत इस बात की है कि उस पानी में ऐसे मिनरल्स मौजूद हों जो पौधों के लिए ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। बस इस चीज़ को ध्यान में रख करके वाटर कल्चर किया गया और इस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। एंड इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइज्ड बाय जूलियन वॉन सॉस इन ईयर 1860। हाइड्रोपोनिक्स, बोतल ले लिया, इसमें पानी ले लिया, इसमें बाहर से आपने डाला क्या, मिनरल न्यूट्रिएंट्स इसमें डाल दिया, पानी में घोला, और इसमें जो है, जो प्लांट है, दिस टेक्निक, इस तरह से बोतल में पानी के में जो है हमने डिज़ोल्व कर लिया इसेंशियल एलिमेंट्स को और प्लांट को इसमें स्थापित कर दिया। इस तरह से ये ग्रो कर रहा है। इस टेक्निक को हम नाम क्या दे रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स। अब इसके फ़ायदे क्या है, हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम ये जान सके कि कौन सा मिनरल पौधे के लिए आवश्यक है और कौन सा मिनरल पौधे के लिए आवश्यक नहीं है, प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी है, कौन सा नहीं। तो व्हाट वाज द पर्पज़, हाइड्रोपोनिक्स का जो पर्पस था वो केवल यही था, टू नो व्हिच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। पहला पर्पस था इसका। दूसरा पर्पस क्या था, टू ग्रो द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन ड्राइंग रूम्स। और क्या पर्पस था इसका, टू ग्रो द प्लांट इन कंट्रोल्ड कंडीशन, इन स्टेरिलाइज्ड मीडियम, जर्म फ्री मीडियम। सामान्य तौर पर जब किसी भी प्लांट को हम बाहर फील्ड में उगाते हैं तो उसमें संक्रमण के चांस होते हैं, जैसे फंगल डिसीज़ हो सकती है, वायरल डिसीज़ हो सकती है, बैक्टीरियल डिसीज़ हो सकती है, इस तरह से उसको कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोपोनिक्स में बोतल में चूंकि कंट्रोल्ड कंडीशन हम मेंटेन कर सकते हैं, एल्कलाइनिटी मेंटेन कर देंगे, पीएच मेंटेन रहेगा, जर्म फ्री एटमॉस्फेयर होगा, किसी भी प्रकार का फंगल ग्रोथ नहीं होगी इसमें। तो कंट्रोल्ड कंडीशन में प्लांट को उगाने की हाइड्रोपोनिक्स एक बहुत बढ़िया विधि है। केवल इतना ही नहीं, केवल एक्सपेरिमेंटल ही नहीं, बल्कि इसकी मदद से आजकल तमाम वेजिटेबल्स उगाए जा रहे हैं सॉल्यूशन कल्चर की विधि से। तमाम जैसे लेट्यूस है, इनकी ग्रोथ की जा रही है, कैबेज है, टोमेटोज़ हैं, तो इन सब की ग्रोथ जो है ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से की जा सकती है, जर्म फ्री एटमॉस्फेयर में, कंट्रोल्ड कंडीशन में, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हम इस हाइड्रोपोनिक्स की चर्चा कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हम ये जान पाए कि किस प्लांट की आवश्यकता हमारे किस मिनरल की आवश्यकता हमारे प्लांट को है और कौन सा मिनरल अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर किस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। ये सारी चीज़ें जानने के लिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसेंशियल है या नहीं है, हम हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक से जान सकेंगे। इतनी बात समझ गए। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट इसेंशियल है, कोई भी इसेंशियल एलिमेंट, इसकी क्या क्राइटेरिया है, हम कैसे कह दें कि ये एलिमेंट आवश्यक है और ये एलिमेंट आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, ये 2-3 क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर
हम ये जान सकेंगे कि किसी भी मिनरल की आवश्यकता प्लांट को है या नहीं है। आइए वो कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं जरा जानते हैं इसको। हाइड्रोपोनिक्स अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम हटा दें इसको, लिख लिया होगा क्या क्या चीज़ें हैं। टू नो व्हिच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, पहला पर्पज़ ये है। दूसरा पर्पज़ टू ग्रो द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन ड्राइंग रूम्स, सजावट के जो पौधे होते हैं वो ड्राइंग रूम में हम ग्रो करा सकते हैं। और पौधे को कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो कराकर हम ये जान सकते हैं कि कौन सी डेफिशिएंसी से किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। आइए और जानते हैं कि क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी क्या है। किसी भी एलिमेंट के बारे में हम कह दें कि वो प्लांट के लिए आवश्यक है तो कैसे कह सकते हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर कहेंगे कि कोई भी प्लांट इसेंशियल एलिमेंट जो है वो प्लांट के लिए इसेंशियल है, ये कैसे कह सकते हैं। तो आइए इसे जानते हैं। द क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। कोई भी एलिमेंट किसी भी पौधे के जीवन में आवश्यक है, ये कैसे पता लगाया जाएगा। तो ये कुछ बातों को ध्यान में रख करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट पौधे के लिए आवश्यक है या नहीं है, राइट। तो आइए और जानते हैं कि वो कैसे पता करेंगे। तो पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी मिनरल आवश्यक तभी माना जाएगा जबकि वो पौधे के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक हो, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग के लिए और सीड फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पर मेंशन करेंगे द एलिमेंट should be essential for the maintenance of the normal metabolism. नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। पहली बात कि जो मिनरल इसेंशियल है वो पौधे के लिए नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है, फॉर द ग्रोथ, पौधे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फॉर द रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी एलिमेंट इसेंशियल तब माना जाएगा यदि वो पौधे के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में भाग लेता हो, बिना उसके फ्लावरिंग ना होती हो, बिना उसके रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, बीज का निर्माण नहीं हो सकता, फूल नहीं लग सकता है, तो ऐसे एलिमेंट को इसेंशियल माना जाएगा। इतनी बात समझ गए। पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि कोई भी एलिमेंट पौधे के लिए आवश्यक है कि नहीं है, ये कैसे तय करें। तो इसमें पहला पॉइंट तो यही हो गया कि द एलिमेंट शुड बी इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग एंड द सीड फॉर्मेशन। ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि जो पौधा है, जो एलिमेंट है, वो पौधे की नॉर्मल, यहां पर अगर हम देखें तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट is specific and one element and the deficiency of one element cannot be supplemented by the other element.
ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ये क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी है। पहला हमने आपको बताया कि पौधे की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावरिंग के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए वो मिनरल जरूरी है। दूसरा हमने आपको बताया कि जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक है, उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, और अगर वो डेफिशिएंसी उसकी उस प्लांट में हो जाती है तो उसकी कमी को हम किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा पूरा नहीं कर सकते, याद रखेंगे। इसीलिए बताया गया है कि एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी को कभी भी दूसरा एलिमेंट सप्लाई करके उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर मान लो आयरन की डेफिशिएंसी है तो कभी भी कैल्शियम सप्लाई करके हम आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर सकते। आयरन की डेफिशिएंसी है तो जब तक आप आयरन नहीं देंगे प्लांट में नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर जिंक की कमी है तो आप अगर मैग्नीशियम देकर जिंक की कमी पूरा करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। जिंक की कमी के लिए जो सिम्टम प्लांट में अपीयर करेगा उस सिम्टम को दूर करने के लिए जिंक ही देना पड़ेगा। जिंक के अतिरिक्त कैल्शियम दे करके उसकी कमी की भरपाई आप नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है किसी भी एलिमेंट की, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ये बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट हो गया ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए। दूसरा कि किसी भी एलिमेंट की आवश्यकता को दूसरे एलिमेंट के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई भी मिनरल अनुपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में इसकी वजह से उस प्लांट में सिम्टम अपीयर होने लगेगा, कोई ना कोई उसका डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर करेगा, राइट। तो इस तरीके से द सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी will appear in plant। इस तरह से आपने देखा कि कोई भी एलिमेंट प्लांट के लिए अगर आवश्यक है तो उसकी इसेंशियलिटी को हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी प्लांट इसेंशियल है ये कैसे पता चलेगा? ये पता इसलिए चलेगा कि पौधा उसके मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसमें रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। बिना उस मिनरल के पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा जो इसेंशियलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एक एलिमेंट की कमी को कभी दूसरा एलिमेंट पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट इज़ हाईली स्पेसिफिक। तीसरी बात, अगर वो अनुपस्थित है तो उसका सिम्टम दिखेगा पौधे में, उसकी बीमारी के लक्षण आने लगेंगे। दीज आर दी इसेंशियलिटी क्राइटेरियाज जिसके बारे में हमने चर्चा किया। अब जो एलिमेंट्स हैं वो पौधों के जीवन में किन प्रकार से यूज होते हैं, तो बेसिकली सभी प्रकार के इसेंशियल एलिमेंट्स को हम रिक्वायरमेंट के आधार पर 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसको? एलिमेंट्स को। तो लिखेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। 4 कैटेगरी यहां पर एलिमेंट्स की है। All the essential elements have been categorized into 4 different ग्रुप्स। ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स में इनको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट
ऑल दीज इसेंशियल एलिमेंट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। और ये जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं ये कौन कौन से हैं इसे ज़रा जानेंगे। तो इनमें से पहली कैटेगरी है एलिमेंट्स दैट आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट of certain biomolecules। ये पहली कैटेगरी एलिमेंट्स की है। 4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिनरल्स। इनमें से पहली जो कैटेगरी है वो कौन सी है? तो पहली कैटेगरी में कह रहे हैं कि एलिमेंट्स दैट आर दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सर्टेन बायोमोलिक्यूल्स। कुछ खास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनके ये इसेंशियल क्राइटेरिया वो जो है कंपोनेंट्स होते हैं। ध्यान रहे कि ये कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज की बात कर रहे हैं आप, ग्लूकोज आपकी बॉडी सेल्स लेकर के उसको क्या करती हैं? एनर्जी जनरेट करती हैं। ऑक्सीजन उसको क्या करता है? उसका कंबशन करता है और उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ट्रैप होता है। तो इस प्रकार से जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इनका हिस्सा कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें कभी कभी नाइट्रोजन भी शुगर में पाया जाता है। इस तरह से ये 4 एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने वाले होते हैं। कौन कौन से हैं ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने वाले? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली ये केवल 2 प्रकार के मॉलिक्यूल से प्राप्त हो जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि साहब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अकेले ये किससे प्राप्त हो जाते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे प्राप्त हो रहे हैं? पानी से एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे प्राप्त हो रहा है? पानी से। इस प्रकार से पौधों के शरीर के अंदर जो मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अकेले किससे प्राप्त हो जाते हैं? जल से प्राप्त हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए क्या है कि पानी लगातार पौधा एब्जॉर्ब करता है, और ये पानी जो पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है तो पानी पौधे के शरीर में पहुंच करके एक आइडियल सॉल्वेंट के रूप में रोल तो प्ले कर ही रहा है। ये साइटोप्लाज्म का 90% हिस्सा तो बना ही रहा है, लेकिन साथ में क्या दे रहा है? पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा डोनर है जो पौधे के शरीर के अंदर आ रहा है। अगर ये ना आ रहा होता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से में जो पानी की आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती और पौधे का वजन नहीं बढ़ता, बायोमास का इंक्रीमेंट नहीं होता, सिंथेसिस नहीं होती। तो इस प्रकार से पानी जो है पौधे के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है एटमॉस्फेयर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और जिससे शुगर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये ऐसे मिनरल्स हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसके बाद हम बात करें प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और अगेन क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यही 4 एलिमेंट प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। फिर अगर आप बात करें लिपिड में तो यही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिपिड का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये बाकी इन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक इसेंशियल एलिमेंट फास्फोरस की भी ज़रूरत है न्यूक्लिक एसिड में। कौन कौन सा? तो कह रहे हैं कि साहब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे कि न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, तो आपको क्या बताना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसेंशियली सभी में है, इसके साथ नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। ये न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है। सभी लोग समझ गए होंगे।
तो इस तरीके से जो पहली क्राइटेरिया हो, पहला जो ग्रुप है एलिमेंट्स का, मैंने आपको बताया कि इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है किस आधार पर, कि उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो बायोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जिसकी लिस्ट हमने आपको बना दिया कि ये कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल हैं और कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी के आधार पर आप ये तय कर पाएंगे कि वास्तव में ये एलिमेंट्स प्लांट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे और दूसरी हम बात करते हैं कि जो ये एनर्जी डोनर के रूप में मौजूद हैं, जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पर वो क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर, तुम जाओ उधर बेटा, जाओ चलो, वही बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठो, बैठ जाओ। हाँ, तो एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स। एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल के कंपोनेंट होते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये एनर्जी प्रोवाइडिंग कौन होते हैं, तो एनर्जी प्रोवाइडिंग में जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट आपके शरीर के अंदर मोस्टली एनर्जी प्रोवाइडिंग के रूप में जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। अब आपको मालूम है कि अगर एटीपी की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद रहेंगे, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा और फास्फोरस रहेगा। यही एलिमेंट्स यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल का हिस्सा हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। आप देख पा रहे हैं कि यही चारों पांचों एलिमेंट्स कितनी जगह पर मौजूद हैं। तो पौधे में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, ये सारे के सारे एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। चाहे वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करें, चाहे हम ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करें, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका निर्माण कर रहे हैं और एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब चलिए और बात करते हैं हम तीसरी कैटेगरी की। जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें फिट होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कि तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी बायो कैटलिस्ट के एक्टिवेटर होते हैं, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी, एलिमेंट्स दैट एक्ट एज द activator of certain enzymes। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट घटना उनके शरीर में कौन सी होती है, वो है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिज्म जो होता है इट इज़ द नेटवर्क ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम पाथवे कहते हैं। एक बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं, बॉडी के अंदर होने वाले सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक नेटवर्क वो मेटाबॉलिक पाथवे होता है। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इनको इनिशिएट कराने के लिए, इनको कंप्लीट कराने के लिए किसकी ज़रूरत है, तो वो बायो कैटलिस्ट की ज़रूरत है, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, बिना इनके बायोकेमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। और इनमें से भी ढेर सारे ऐसे बायो कैटलिस्ट या एंजाइम्स होते हैं जो किसी न किसी मिनरल की प्रेजेंस में ही एक्टिव होते हैं, अदरवाइज एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इसीलिए जो मेटल्स किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी हैं उनको हम मेटल एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो एक्टिविटी के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस नीड बायोकेमिकल रिएक्शंस require the involvement of
involvement of certain enzymes which are activated by certain metal activators. कुछ खास प्रकार के मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो किसी एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ खास प्रकार के होते हैं जो किसी भी एंजाइम के लिए मेटल एक्टिवेटर के रूप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे मेटल एक्टिवेटर्स एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, बाकी जब बायोमोलिक्यूल में हम एंजाइम पढ़ाएंगे तो उनके लिए डिटेल हम बात करेंगे इस पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात कर रहे हैं, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसका जो मेटल एक्टिवेटर होता है वो कौन है? वो जिंक है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का मेटल एक्टिवेटर कौन है? जिंक है। इसी तरीके से पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, इसका मेटल एक्टिवेटर मैग्नीशियम आयन है। बिना मैग्नीशियम के यह एक्टिव नहीं होगा। इसी प्रकार से एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी है। इसके लिए मॉलिब्डेनम नाम का एलिमेंट जरूरी है एक्शन मोड में लाने के लिए इसको, मॉलिब्डेनम, जो कि नाइट्रोजिनेज का क्या होता है? ये एक्टिवेटर होता है। तो इस प्रकार से तमाम तरीके के एंजाइम्स होंगे जो आप आगे देखेंगे कि इन एंजाइमों की एक्टिविटी के लिए कुछ खास प्रकार के मिनरल्स की मेटाबॉलिज्म को जो है ज़रूरत है, इसीलिए इनको हम मेटल एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स कहते हैं। बात समझ गए? तो तीन कैटेगरी तो आपने समझ लिया। पहली, ऐसे एलिमेंट्स जो किसी न किसी बायोमॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। दूसरा, ऐसे एलिमेंट्स जो एनर्जी प्रोवाइडर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, एटीपी या जीटीपी का हिस्सा हैं। तो मोस्टली इनमें रोल हमने आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का बताया है। इसके बाद नंबर आता है कि कुछ मेटल एक्टिवेटर्स कुछ खास एंजाइमों के लिए होते हैं, बिना उन मेटल्स के एंजाइम काम नहीं करते, और अगर एंजाइम काम नहीं करेंगे तो फिर बायोलॉजिकल रिएक्शंस प्रोसीड नहीं करेंगे। और चौथी जो क्राइटेरिया है, चौथी जो कैटेगरी है एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, वो ये है कि तमाम प्रकार के एलिमेंट्स डिज़ायर्ड ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो चौथी जो कैटेगरी है उसको आप मेंशन करेंगे। फोर्थ कैटेगरी, एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड to maintain the desired osmolarity. जी हाँ, आपको मालूम है कि ऑस्मोटिक रिलेशनशिप्स अभी हमने अपने इसके पहले वाले चैप्टर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ऑस्मोसिस को बहुत अच्छे से समझाया है कि ऑस्मोसिस प्लांट्स की बॉडी में पानी और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट ओनली फॉर मिनरल एंड वाटर बट अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो। ऑस्मोसिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नॉट ओनली दिस, द ऑस्मोसिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। यू नो, द टर्जिडिटी इन द गार्ड सेल इज essential for stomatal opening, and this turgidity is maintained only when desired osmolarity is maintained in guard cells. And you have seen the case of potassium ion that was playing very important role in the opening and closing of stomata, right? मैंने आपको बताया था कि ATP ड्राइवन प्रोटॉन एंड पोटेशियम पंप रन करता है गार्ड सेल सरफेस पर, याद आया? तो पोटेशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पौधों में ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वो कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट्स में एक डिज़ायर्ड ऑस्मोलरिटी के लिए ज़रूरी है,
तो आंसर यही होगा कि ये तो पोटेशियम है। ठीक, तो नोट कर लेंगे इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, द पोटेशियम आयन K+ ions are essential for the opening and closing of stomata, opening and closing of the stomata by maintaining the desired osmolarity in the guard cells. इस प्रकार से दुनिया के सभी एलिमेंट्स को जो कि प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, इनको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है? 4 कैटेगरी में। इनमें से पहला जो कि पौधों के शरीर के अंदर विशेष प्रकार के बायोमॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, और इनमें हमने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन होते हैं, और इनको सप्लाई करने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधे के शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले कंपाउंड कौन होते हैं। तो आपको बताना है कि ये पानी होता है, और ये कौन होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दूसरी कैटेगरी, अब इसमें जो कंपाउंड्स हैं, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया, प्रोटीन बताया, लिपिड बताया। इसी तरीके से दूसरा है कि वो एनर्जी जो बनाने वाले, एनर्जी सप्लाई करने वाले बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका हिस्सा होते हैं। तो जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इस पर चर्चा हम लोगों ने कर दिया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी सप्लायर के रूप में होते हैं। तीसरा हमने आपको बताया कि ये मेटल एक्टिवेटर होते हैं किसी खास प्रकार के एंजाइम के। आपको पता है कि पौधों के शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो कंप्लीट तब तक नहीं होंगे जब तक कि उनको किसी खास मेटल के एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। तो इनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जब हम एंजाइम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। उदाहरण के लिए 2-3 खास जो थे उनको बता दिया। इसके बाद चौथी जो कैटेगरी होती है कि एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिज़ायर्ड ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग में मैंने आपको एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पंप थ्योरी समझाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गार्ड सेल पर एक मैकेनिज्म चलती है जहां पर गार्ड सेल पोटेशियम आयनों को सब्सिडियरी सेल के अंदर सेंड करते हैं, भेजते हैं। ये क्या नाम है, सब्सिडियरी सेल से पोटेशियम आयनों को चुरा कर अपने अंदर स्टोर करते हैं, और बदले में हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पंप की तरीके से वहाँ पर रन कर रहा होता है। तो इस वजह से गार्ड सेल में डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है। इतना ही नहीं, ये जो पोटेशियम आयंस होते हैं, जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टमेटिक सेल समझते हैं, पौधों में ऐसे टिश्यूज जिनमें की डिवीज़न की पावर होती है, तो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्टोर होकर के पोटेशियम हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन करता है। ऐसी सेल्स जो होती हैं ज़्यादा वैक्यूलेटेड होती हैं, और फिर उनमें पानी स्टोर होने लगता है। पानी स्टोर होने से उनकी दीवार पर, सेल वॉल पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है। दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। बिकॉज ऑफ दिस टर्गर प्रेशर द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग। तो डिवीज़न में हेल्प करते हैं ये। तो इस प्रकार से जो है, अगर हम फ्रूट्स की ग्रोथ की बात करें, जैसे वाटरमेलन होता है, उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वाटरमेलन में पानी स्टोर होता है। किस कारण से होता है? इसलिए होता है क्योंकि डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने वाले कुछ मिनरल्स उनकी सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं। तो इस प्रकार से वाटरमेलन हुआ, जितने भी वाटरी फूड्स होते हैं वो पानी को अपनी बॉडी में कंजर्व करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने वाले कुछ मिनरल्स उनमें स्टोर होते रहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो है, ये हमने अपने इस एक लेक्चर में मिनरल मेटाबॉलिज्म में, ये 3 लेक्चर का चैप्टर है, इसमें से एक लेक्चर में हमने आपको मिनरल्स कौन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है, प्लांट की बॉडी में इनका रोल क्या है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, कितनी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इन सब पर चर्चा कर लिया है। इसे पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम अपने दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, मेटल टॉक्सिसिटी क्या होती है, और डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स के क्या क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और फाइनली फिर हम चर्चा कर रहे होंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, तो कुल मिला के आने वाले 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
आज के इस लेक्चर में ये 45 मिनट का लेक्चर होने जा रहा है और बड़ी हिम्मत करके मैंने ये क्लास लिया है आज। लग रहा है कि धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हालांकि लंग अभी थोड़ा सा जो है साथ नहीं दे रहा है कोरोना की वजह से, ईश्वर ना करें किसी को। और पिछले 1 हफ्ते से इसने मुझको बिल्कुल एकदम कमज़ोर बना के रख दिया। फिर भी हिम्मत है, क्लास लेंगे तो आगे से अब कंटिन्यू रहेंगे आप लोग, ठीक है। रोज़ लेक्चर मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू।